Stoic Wealth, the creator of this video, is a SEBI registered research analyst. The contents of this video should not be construed as financial or investment advice. अगर मैं आपको बताऊं कि 3 ऐसी कंपनीज है जो 25 से 50% की ग्रोथ दिखा रही है, जिनके पास मैसिव ऑर्डर बुक्स है, जो एग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है और फिर भी ऐसे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है जो उनकी फ्यूचर ग्रोथ को फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये कोई हाइप स्टॉक्स नहीं है, ये स्पेकुलेटिव प्लेज नहीं है, ये एग्जीक्यूशन ड्रिवन बिजनेसेस है जहां रियल रेवेन्यू है, रियल प्रॉफिट्स है और रियल विजिबिलिटी है। इनमें से एक कंपनी को रिसेंटली नाटो सप्लाई चेन में फॉर्मली इंडक्ट किया गया है और एक 5 ईयर आर्टिलरी सप्लाई डील साइन हुई है जो फुल स्केल पर कंपनी के पूरे FY25 रेवेन्यू के बराबर एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। दूसरी कंपनी के पास ऐसा ऑर्डर बुक है जो उनके मार्केट कैप का लगभग 2.5 टाइम्स है। और तीसरी कंपनी एक रियल एस्टेट सर्विसेज कंपनी है जो सिर्फ पहले 9 मंथ्स में अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 79% ग्रो कर चुकी है। मार्केट अभी तक इन 3 बिजनेसेस को फुल्ली प्राइस इन नहीं कर पाया है। आज हम जिन 3 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं उनमें एक थीम कॉमन है। ये तीनों कंपनीज इंडिया के नेक्स्ट ग्रोथ फेज के इंफ्रा को बिल्ड कर रही है। 3 अलग सेक्टर्स, 3 अलग स्टोरीज, लेकिन एक कॉमन थ्रेड। मार्केट शायद इन तीनों बिजनेसेस को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हम हर बिजनेस को डिटेल में देखेंगे। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल नंबर्स क्या बोलते हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कैसी है और रिस्क क्या हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आप हमसे स्टॉक रिकमेंडेशन चाहते हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं स्टॉक वेल्थ के यूट्यूब चैनल को, जहां हम आपके लिए फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को आसान बनाते हैं। पहली कंपनी है EFC लिमिटेड। ज्यादातर लोग जब को वर्किंग कंपनी सुनते हैं तो उनके दिमाग में वीवर्क का नाम आता है और हॉनेस्टली वीवर्क कोई इंस्पायरिंग एग्जांपल नहीं था। लेकिन EFC इंडिया वीवर्क जैसा बिजनेस नहीं है। वीवर्क ने कैश बर्न किया और उसे बिजनेस बोला, लेकिन EFC रियल प्रॉफिट जनरेट करती है और उन्हें नियरली 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से बढ़ा रही है। EFC का बिजनेस 3 वर्टिकल्स पर बेस्ड है और ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पहला वर्टिकल है लीजिंग का। ये उनका फाउंडेशन है। आज EFC के पास 91 सेंटर्स, 3.69 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस, 11 सिटीज और 720 प्लस क्लाइंट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 65% रेवेन्यू एंटरप्राइज क्लाइंट से आता है, यानी लार्ज कॉर्पोरेट्स, नॉट स्टार्टअप्स। ऑक्यूपेंसी 90% के ऊपर है। एवरेज क्लाइंट टेन्योर 48 मंथ्स है। मतलब ये मन टू मन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये स्टिकी रिकरिंग रेवेन्यू है। दूसरा वर्टिकल है डिजाइन एंड बिल्ड। जब कोई क्लाइंट वर्क स्पेस, ऑफिस या डेटा सेंटर सेटअप करना चाहता है तो EFC उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन करता है। ये सेगमेंट Q3 FY26 में 76% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ और करंट ऑर्डर बुक लगभग 160 करोड़ का है। तीसरा वर्टिकल है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। ये वर्टिकल उनकी एक सब्सिडरी के अंडर आता है। मतलब जो वैल्यू नॉर्मली आउटसोर्स हो जाती है वो EFC खुद कैप्चर करता है। अभी ये यूनिट 35 to 40% कैपेसिटी पर चल रहा है और टारगेट है 75 to 80% यूटिलाइजेशन बाय Q2 FY27। सिंपल इंसाइट्स ये है, क्लाइंट जो भी स्पेंड करता है लीजिंग, इंटीरियर्स या फर्नीचर पर, उसका मेजर हिस्सा EFC इकोसिस्टम कैप्चर करता है और इसी को इकोसिस्टम प्ले कहते हैं। अब नंबर्स देखते हैं। 9 मंथ FY26 रेवेन्यू 745 करोड़ रहा, जो 67% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इसी सेम टाइम में पैट 166 करोड़ रहा, जो 79% ग्रोथ दिखाता है। और एक स्टैंड आउट पॉइंट यह है कि 9 मंथ का पैट ऑलरेडी पूरे FY25 के पैट से ज्यादा है। मतलब बिजनेस एग्रेसिवली कंपाउंड कर रहा है। मैनेजमेंट गाइडेंस के अकॉर्डिंग लीजिंग सेगमेंट में लगभग 25% पैट मार्जिन एक्सपेक्टेड है, जबकि डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट में 18 to 20% और फर्नीचर सेगमेंट में ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन पर 20 to 22% मार्जिन अचीव करने का टारगेट है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक लगभग 200 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो रफली 15 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो को रिफ्लेक्ट करता है। 67% रेवेन्यू ग्रोथ और 79% पैट ग्रोथ के लिए ये वैल्यूएशन काफी रीजनेबल लगता है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 357 रुपीज था। इसका मतलब स्टॉक लगभग 40% करेक्ट हो चुका है। प्रॉफिट्स गिरने की वजह से नहीं, बल्कि ओवरऑल स्मॉल कैप सेंटीमेंट वीक होने की वजह से। एक ऑप्शनलिटी और है, EFC के पास करंटली 3 लाख स्क्वायर फीट की रियल एस्टेट ओनरशिप है, लेकिन रिस्क साइड भी समझना बहुत जरूरी है। कंपनी का लगभग 50% क्लाइंट बेस IT और टेक एनेबल्ड सर्विसेज से लिंक्ड है। अगर IT हायरिंग सिग्निफिकेंटली स्लो होती है तो डिमांड इंपैक्ट हो सकता है। मैनेजमेंट का व्यू ये है कि IT एनेबल्ड सर्विसेज का स्कोप ब्रॉडर है और अभी तक डिमांड डेटा काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन ये एक वेरिएबल है जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ, जो है बालू फॉर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पेपर पर देखो तो ये एक प्रिसीजन फॉर्जिंग कंपनी लगती है। मेटल पार्ट्स बनाती है, क्रैंक शाफ्ट्स, ब्रेक कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स। कोई ग्लैमरस बिजनेस नहीं है,
लेकिन जो चीज जो शायद मार्केट मिस कर रहा है वो ये है कि ये मैन्युफैक्चरर अब नाटो सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुका है और फिर भी स्टॉक 22 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई से लगभग 40% करेक्ट हो चुका है। बिजनेस मॉडल को सिंपल तरीके से समझते हैं। कंपनी फुल्ली इंटीग्रेटेड है। रॉ फोर्जिंग से लेकर प्रिसीजन मशीनिंग तक सब इन हाउस होता है। रेवेन्यू मिक्स काफी डाइवर्सिफाइड है, एग्रीकल्चर, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, रेलवेज और विंड एनर्जी जैसे सेक्टर्स में। लेकिन सबसे फास्ट ग्रोइंग वर्टिकल डिफेंस बन चुका है जो अब 36% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। FY25 के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। रेवेन्यू 924 करोड़, इबिट मार्जिन 26.8% और नेट डेट टू इक्विटी नेगेटिव 0.06 टाइम्स, मतलब कंपनी इफेक्टिवली नेट कैश पोजीशन में है। अब रिसेंट परफॉर्मेंस देखे तो 9 मंथ FY26 में रेवेन्यू 843 करोड़ रहा जो 29% ग्रोथ दिखाता है। ईबिटा 240 करोड़ तक पहुंच गया तो 36% ग्रो हुआ और पैट 193 करोड़ रहा जिसमें 36.8% की ग्रोथ दिखी। साथ ही कंपनी जीरो लेवरेज पर ऑपरेट कर रही है, 25 to 30% रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर रही है और मार्जिन 27% के स्ट्रॉन्ग लेवल पर है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग और फॉर्जिंग इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये नंबर्स एक्सेप्शनल माने जाते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट पर। Q3 FY26 में बालू फोर्ज को फॉर्मली नेटो सप्लाई चेन में इंडक्ट किया गया। ये कोई ट्रायल फेज नहीं था, कंपनी फुल्ली सर्टिफाइड है। उसके बाद फरवरी 2026 में कंपनी ने एक 5 ईयर MOU साइन किया एक नाटो एफिलिएटेड एंटिटी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स काफी इंटरेस्टिंग है। टारगेट प्रोडक्शन है 30,000 यूनिट्स पर मंथ ऑफ वन आर्टिलरी शेल और 10,000 यूनिट्स पर मंथ ऑफ अनदर। प्राइस अप्रोक्सीमेटली $315 पर यूनिट है और डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है अप्रैल 2026 से। अगर हम नंबर्स कैलकुलेट करें तो 30,000 यूनिट्स इंटू $315 इंटू 12 मंथ्स होता है रफली $113 मिलियन पर ईयर। करंट एक्सचेंज रेट पर यह लगभग 950 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और कंपैरिजन में कंपनी का FY25 का टोटल रेवेन्यू 924 करोड़ था, मतलब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जब फुल स्केल पर ऑपरेट होगा तो कंपनी के एग्जिस्टिंग एनुअल रेवेन्यू के बराबर वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और मैनेजमेंट ने यह भी गाइड किया है कि आगे चलकर और भी कैटेगरीज ऐड हो सकती है, लेकिन रिस्क भी देखना जरूरी है। मार्च 2026 में मैनेजिंग डायरेक्टर ने 8,75,000 शेयर्स प्लेस किए हैं आदित्य बिरला कैपिटल के पास। ये इमीडिएट रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मॉनिटर करने वाली चीज है। अब आते हैं आज की हमारी तीसरी और आखिरी कंपनी पर, जो है पेस डिजिटेक। ये कंपनी लगभग 13 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रही है, जबकि ROC 40% के आसपास है और लास्ट 3 सालों का ROE लगभग 31% था। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.1 टाइम्स है, जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को शो करता है। लेकिन सबसे स्ट्राइकिंग नंबर है इनका ऑर्डर बुक, जो लगभग 8400 करोड़ का है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 3000 करोड़ के आसपास है। सिंपल शब्दों में कंपनी का ऑर्डर बुक उसके मार्केट कैप का लगभग 2.5 टाइम्स है। बिजनेस मेनली 2 वर्टिकल में ऑपरेट करता है। पहला वर्टिकल है टेलीकॉम और ICT सॉल्यूशंस, जहां कंपनी टेलीकॉम टावर्स, पावर सिस्टम और फाइबर नेटवर्क डिजाइन, मैन्युफैक्चर और इंस्टॉल करती है। ये काम कंपनी 2007 से कर रही है और अभी तक 30,000 से ज्यादा टेलीकॉम साइट्स को डेवलप कर चुकी है। इसके मेजर क्लाइंट्स में BSNL, एयरटेल, जियो, अमेरिकन टावर और इंडस टावर्स जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल है और सिर्फ इस वर्टिकल का ऑर्डर बुक ही लगभग 2450 करोड़ है। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्टिकल है एनर्जी सॉल्यूशंस, जो कंपनी का रियल ग्रोथ इंजन बन रहा है। इस सेगमेंट में कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है, जहां कंप्लीट इंटीग्रेशन इन हाउस होता है, सेल से लेकर पैक और कंटेनर लेवल तक। इस एनर्जी सेगमेंट का ऑर्डर बुक लगभग 6,000 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से 1850 करोड़ के BOO यानी बिल्ड ऑन ऑपरेट प्रोजेक्ट्स है और लगभग 1150 करोड़ के EPC प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। अगर कैपेसिटी साइड देखे तो अभी कंपनी की करंट BASS मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2.5 गीगावाट आवर है, जो कर्नाटका में लोकेटेड है और एक्सपेंशन ऑलरेडी अंडरवे है, जिसमें पहले कैपेसिटी को 5 गीगावाट आवर तक और फिर 10 गीगावाट आवर तक स्केल करने का प्लान है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग रही है। FY23 से FY25 के बीच कंपनी का रेवेन्यू CAGR लगभग 120% रहा है, जबकि EBITDA CAGR लगभग 313% रहा है, जो एग्रेसिव ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। Q3 FY26 में कंपनी ने 645 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 13.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 20.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। और मैनेजमेंट गाइडेंस के अकॉर्डिंग FY26 रेवेन्यू लगभग 2700 करोड़ एक्सपेक्टेड है, जबकि FY27 में रेवेन्यू 3000 करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट दिया गया है। इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा टेलविंड है इंडिया की BSS डिमांड। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का BSS रिक्वायरमेंट 34,720 मेगावाट आवर से बढ़कर 2 लाख मेगावाट आवर तक पहुंच सकता है 2032 तक, जो रफली 6 टाइम्स इंक्रीज को इंडिकेट करता है। और पेस डिजिटेक उन लिमिटेड इंडियन कंपनीज में से एक है जो ऑलरेडी ग्रिड स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही है, लेकिन कंपनी से जुड़े हुए कुछ रिस्क भी है। सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ डेटर डेज का है, जो लगभग 276 डेज पर खड़ा है, जो काफी हाई नंबर माना जाता है और वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस होने का सिग्नल देता है। इसका मेजर रीजन है गवर्नमेंट क्लाइंट्स जैसे BSNL, सेकी और स्टेट डिस्कॉम्स, जहां पेमेंट का साइकिल जनरली लॉन्ग होता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन और वर्सन होती है तो कैश फ्लो पर इसका प्रेशर आ सकता है। दूसरा रिस्क है BSNL कॉन्सेंट्रेशन का। अगर BSNL रोल आउट स्लो होता है तो टेलीकॉम सेगमेंट पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। तीसरा रिस्क BOO प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइन से रिलेटेड है। लगभग 3250 करोड़ का BOO पोर्टफोलियो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन रेवेन्यू तभी आएगा जब एसेट सक्सेसफुली बिल्ड और कमीशन हो जाएंगे। और अगर क्लियरेंस या ग्रिड कनेक्टिविटी में डिलेज होते हैं तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी डिले हो सकता है। तो ये 3 कंपनीज आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं।
सकते हो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा ही कुछ एनालिसिस हमने इंडिया के डेटा सेंटर सेक्टर का किया था, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Stoic Wealth, the creator of this video, is a SEBI registered research analyst. The contents of this video should not be construed as financial or investment advice. Investments in securities market is subject to market risk, and registration with SEBI does not guarantee performance. Please read all scheme related documents carefully before investing.